राम राम प्रशांत जी। राम राम। अ, पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने संसद में एक वक्तव्य दिया कि इकोसिस्टम को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। और संसद की जो कार्रवाई थी वो काफ़ी हंगामेदार रही। काफ़ी घटनाक्रम हुए, कई तरह के बयान आए पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से। और संसद के बाहर भी अभी भी बयानबाजी चल रही है, मीडिया में बयानबाजी चल रही है। तो प्रशांत जी ये बताइए कि इकोसिस्टम क्या होता है, किसे कहते हैं? इकोसिस्टम बहुत व्यापक है और भारत के गांव, कस्बों, अलग-अलग अंचलों से लेकर बड़े मीडिया हाउसेस तक, बड़े-बड़े एनजीओस तक, कुछ डीप स्टेट को मिलाकर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उसका विस्तार है। इकोसिस्टम को समझने के लिए अगर हम शुरुआत विदेशी मीडिया से या एनजीओ से करें तो हमें ध्यान होगा कुछ समय पहले जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि भारत में सरकार बदलने के लिए और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री को सत्ता से हटाने के लिए मैंने इतने बिलियन डॉलर जो हैं वो रख दिए हैं और हम इस काम में लगे हुए हैं। हमने देखा कि भारत में किसान आंदोलन हुआ तो दुनिया के ऐसे लोग जिनको भारत के बारे में कुछ पता नहीं है, कोई पॉप सिंगर है, कोई एडल्ट फिल्मों में काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग वो ट्वीट कर रहे हैं भारत के किसान आंदोलन के बारे में। इसका एक हिस्सा ये है। दूसरी तरफ जब आप भारत में आते हैं तो आप देखते हैं कि अब कुछ समाचार पत्र हैं, कुछ ऐसे न्यूज़ पोर्टल हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की उनके चीन के साथ संबंधित है, अभी भी चल रहा है और बकायदा मनी ट्रेल वगैरह सब मिला है। ये इसके साथ मिल जाता है आपके प्रिंट मीडिया का एक बड़ा हिस्सा और एक प्रकार से एक निर्देश तंत्र नीचे के ग्राउंड फोर्स के लिए वहां से चलता है और बड़ा कोऑर्डिनेटेड होता है। इसके साथ मिल जाते हैं राजनीतिक दल। बहुत बड़ी ताकत या यूं कहें कि अधिकांश ताकत जहां यानी ये मोबिलाइज होती हैं चीजें, जहां पर ट्रूप्स हैं नीचे, वो हैं सैकड़ों की संख्या में बने हुए बहुत सारे संगठन। वो जाति के आधार पर बने हैं, उनको नस्ली आधार पर बनाया गया है, वो मजहबी आधार पर बने संगठन हैं और सबका अपना अपना नेटवर्क है, सबका अपना अपना सोशल मीडिया नेटवर्क है, सबका अपना ग्राउंड नेटवर्क भी है। सबके पास कुछ समूह है, कोई किसी जातिगत समूह पर काम कर रहा है, कोई किसी और समूह पर काम कर रहा है। तो आप जब इसको देखेंगे तो जैसे किसी पेड़ की जड़ हम देखते हैं ना, किसी पौधे की जड़ देखते हैं कि एक जड़ होती है, उसमें से बहुत सारी पतली जड़ें निकलती हैं और बाद में आप देखते हैं वो रेशे दिखते हैं और वो रेशे जो हैं वो ही वास्तविक ताकत होते हैं उसकी, जो असंख्य होते हैं। ऐसी सारी चीजों को मिलाकर इकोसिस्टम बनता है। उदाहरण के लिए जब पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर में अभी कुछ समय पहले हिंसा हुई, उस हिंसा के वीडियो और वो भी अपने ढंग से व्याख्या करके और उनका अपना डिस्टॉर्शन करके विदर्भ में, राजस्थान में, आंध्र में, मध्य प्रदेश में, वहां के जनजाति क्षेत्रों में उनको चलाया जा रहा था। ये कैसे हो रहा था? ऊपर से तो जो बातें चलती उनको नीचे तक फैलाने का एक सिस्टम काम करता है। यही इकोसिस्टम चुनावों के समय सक्रिय होता है और कोई किसानों पर काम कर रहा है, कोई मजदूरों पर काम कर रहा है और जाति आधार पर तो अलग अलग कर ही रहे हैं। तो फलाना जो है उसको अयोध्या के निषाद समाज के ऊपर काम करना है और फिर जैसे फेक वीडियो चले वो हमने देखा।
ये सब मिलके, ये एनजीओज मिलके, अच्छा, फंडिंग कहाँ से आती है ये भी देखने की बात है। अब जॉर्ज सोरोस ने कहा है कि ये इतने 1000 करोड़ रुपए हमारे रखे हुए इस काम के लिए, कहाँ जाएगा वो सारा? मीडिया हाउसेस को थोड़ी दे देंगे। वो अलग अलग रास्तों से, अलग अलग चैनल से वो कहाँ पहुंचेंगे? हम अब अक्सर देखते हैं सीआईए की बात होती है, डीप स्टेट की बात होती है, फोर्ड फाउंडेशन का नाम आता है। फोर्ड फाउंडेशन सीधा पैसा थोड़ी लगाएगा, उनसे जुड़े हुए अलग अलग नामों से जुड़े हुए काम करने वाले, कोई पर्यावरण के नाम पर काम कर रहा है, कोई किसी नाम पर काम कर रहा है, ये सारी चीजें मिलकर एक इकोसिस्टम बनता है। ये बहुत अच्छा, और व्यापक है। इस इकोसिस्टम का निशाना किसके ऊपर है? इनके टारगेट पे कौन है? सबके अपने अपने हित हैं, इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की बात करें तो आप देखते हैं एक खालिस्तानी व पन्नू जैसा, वो अ, अमेरिका में बैठा हुआ वहां से बयान जारी करता है। क्यों पाला जा रहा है उसको? वहां का जो डीप स्टेट है उसके क्या इंटरेस्ट है उसके अंदर? तो कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि भारत का चीन के खिलाफ तो उपयोग हमको करना है, चीन के सामने भारत खड़ा हो सकता है, इसलिए वहां तो हमको भारत चाहिए, लेकिन भारत इतना भी ना बढ़ जाए कि वहां की एक महाशक्ति बन जाए। चीन है, चीन के दूसरे तरह के इंटरेस्ट हैं। तो चीन के इंटरेस्ट नेपाल को लेकर हैं, भारत के अंदर अलग अलग प्रकार की अस्थिरता को लेकर हैं, कश्मीर को लेकर है, वो उस प्रकार से काम करते हैं। फिर नेपाल को लेके जब बात होती है तो उत्तर प्रदेश और बिहार तक उसके लिंक जोड़ते हैं, क्योंकि पुराने उन समाजों के कनेक्शन हैं। भारत में माओवादी हैं, वहाँ चीन का इंटरेस्ट है, नक्सलवादी हैं, वहाँ उनका इंटरेस्ट है, पाकिस्तान के अलग तरह के उद्देश्य हैं। फिर भारत के अंदर जो राजनीतिक दल हैं उनके सबके अपने अपने स्वार्थ हैं, सबका अपना अपना एक कास्ट बेस है, और सब एक दूसरे के समर्थन पे चल रहे हैं। और फिर ये जो हम देख रहे हैं, जैसे अभी तो संसद में भी देखा, भीम और मीम, जय भीम जय मीम का नारा लग रहा है, तो इस तरह के लोग भी हैं। जय फिलिस्तीन भी लगा नारा इस बार तो। जय फिलिस्तीन का नारा भी लगा। तो ये सारे, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, और हर कोई अपने हित देख रहा है। उनको एक जो साझा थ्रेट जो लगता है, ये खतरा है, उसके खिलाफ उनको मिलकर काम करना है। तो उनका जो साझा थ्रेट है, मतलब आपने इतने सारे अलग अलग तरह के प्लेयर गिना दिए, ये अंतर्राष्ट्रीय भी है और चीन और अमेरिका जैसे भी हैं। अ, भारत के अंदर भी अलग अलग तरह के राजनीतिक दल हैं। इनका सबका साझा थ्रेट किससे है इनको? आज उनको जो भारत में राष्ट्रीयता के आधार पर और भारत की सांस्कृतिक पहचान के आधार पर, या जिसको हिंदुत्व कहते हैं, ये इनको सबसे बड़ा खतरा लगता है। इससे जुड़े हुए संगठन, इससे जुड़े हुए राजनीतिक दल, इससे जुड़े हुए व्यक्ति, जो आइकॉन है, वो उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। जॉर्ज सोरोस ने इसलिए खुलकर नाम भी लिया था, भारत के प्रधानमंत्री का नाम लिया था। तो संगठन भी उनको खतरा लगते हैं, और यह जो विचार चल रहा है, ये कोई संयोग नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष आके कह रहे हैं कि हमने अयोध्या आंदोलन को हरा दिया। छपा ना, आखिर सब बड़े बड़े अखबारों में छपा है। जी। अब आपकी बात को अगर मैं समझूं तो अगर इस पूरे इकोसिस्टम के जो कोऑर्डिनेटेड अटैक भारत के ऊपर हो रहे हैं, काफ़ी समय से हो रहे हैं, चुनाव के पहले से होते रहे हैं, चुनाव के दौरान भी हुए, और अभी उसकी हमको एक पूरी वर्किंग स्टाइल समझ में आई जब संसद का सत्र हुआ।
इसमें आपने गौर किया होगा कि खड़गे जी के बयान से शुरू करें अगर हम, जिसमें उन्होंने कहा कि आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, और उसके बाद राहुल गांधी की बात करें तो वो लाल रंग की संविधान की एक प्रति हाथ में लेकर शपथ लेने आए। जिस तरह से उन्होंने अयोध्या से जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं और उनको संसद में अपने बाजू में बिठाया हुआ है, या फिर महुआ मोइत्रा के बयान की बात करें, और उसके बाद टीएमसी के एक और सांसद जो थे उनके बयान की बात करें, कल्याण बनर्जी की जिस अभद्रता के साथ और अ, बहुत अच्छी भाषा शैली, और वो संसद में इस तरह के व्यवहार को कभी देखा नहीं, अमर्यादित व्यवहार कह सकते हैं। पप्पू यादव जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष को कह रहे थे कि आप हमको बताइएगा, हम 4 साल 4 बार के सांसद हैं। ये लोग क्या कर रहे थे वहां पे संसद में, इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ये जिस तरह से अम, विपक्ष के अटैक शुरू हुए और जिस प्रकार से समाप्त हुए, ये शुरू से लेकर आखिरी तक एक पूरा पैटर्न है। खड़गे जी ने वैसी ही शुरुआत की जो एक हमेशा का नैरेटिव है कि उनको कोई भी चर्चा हो उसमें आरएसएस का नाम लेना है, और फिर स्वाभाविक है कि भाजपा पर उनको अटैक करना ही है। तो ये एक जो पुराना जो नैरेटिव वो चला रहे हैं, और इससे कई निशाने वो साधते हैं। पहली बात तो ये समझना चाहिए कि आरएसएस हमेशा से निशाने पर क्यों है, और आरएसएस यानी जो भी हिंदू विचार की बात करता है, सावरकर निशाने पर क्यों है। ये एक आइडियोलॉजिकल थ्रेट उनको दिखाई पड़ता रहा है हमेशा से। आप भारत में कम्युनिस्टों की बात करें, आज कांग्रेस जो है वो पूरी तरह वामपंथ की तरफ जा चुकी है। कांग्रेस नेताओं के जो वक्तव्य हैं वो आपको मिलेंगे, जो किसी भी आपको कम्युनिस्ट विचारक की किताब में आपको मिल जाएंगे, या कल्चरल मार्क्सिज्म की जो पाठशाला में जो पाठ पढ़ाए जाते हैं वो सारा का सारा आपको मिलेगा, जो हमने न्याय यात्रा के दौरान भी देखा। तो एक बार जरा विचार करें, भारत में जब अ, चुनाव शुरू हुए तो कम्युनिस्ट एक अच्छी खासी ताकत थे, उनके सांसद वहां जीत कर आ रहे थे। फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो जो उनकी ताकत थी वो सिकुड़ने लगती है, और 1.5 दशक बीतते बीतते वो जाकर कांग्रेस के साथ हाथ मिला लेते हैं। राज्यों में वो लोग संघर्ष करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। तो प्रशांत जी, और आप कह रहे हैं कि जब देश आजाद हुआ और हम्म, पहला चुनाव हुआ तो उस समय कम्युनिस्ट विचारधारा थी भारत में? कम्युनिस्ट पार्टी का गठन तो उसके पहले ही हो चुका था। अच्छा, और वो चुनाव और में अच्छी खासी संख्या में जीते? हाँ, पर्याप्त संख्या में जीते, यानी एक कम्युनिस्ट पार्टी का वो जो आकार था, जी। जनसंघ से बहुत बेहतर उनका प्रदर्शन था संख्या के आधार पर। अच्छा, शायद आज की जनरेशन को नहीं पता होगा, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा आपसे। और मजदूर यूनियन में, ट्रेड यूनियन में, सब जगह छाए हुए थे। अच्छा। तो आप देखते हैं कि उसके बाद वो सिकुड़ने लगते हैं, और 1.5 दशक बीतते बीतते वो जाके कांग्रेस से हाथ मिला लेते हैं। राज्यों में वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, जैसे बंगाल में लड़ रहे हैं, केरल में लड़ते हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे एक प्रकार का सामंजस्य उनके बीच में बनता दिखाई पड़ता है, क्योंकि वैचारिक रूप से एक उनको थ्रेट दिखाई पड़ता है कि जो सांस्कृतिक चेतना की बात कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, या हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वो हमारे लिए खतरा है। नेहरू जी भी सारा जीवन इस विचार को लेकर चले। उन्होंने कहा कि मैं एक्सीडेंटली हिंदू हूं। तो वहां से ये अटैक जो है ये चलते। अब ये जो आपने बयानों की बात की, तो इसी को लेकर खड़गे जी ने शुरुआत की, और ऐसा करते हैं तो ये किन किन को एड्रेस कर रहे हैं। पहली बात, ये अपने
मजहबी वोट बैंक को एड्रेस कर रहे हैं। ये देखो हम इनके ऊपर लगातार हमले करते हैं। दूसरा, ये जो एक डी हिंदुआइजेशन का जो अभियान चल रहा है, वो भी इससे साधा जाता है। आक्रामकता अपनी दिखाते हैं। फिर ये जो जिन दूसरे सांसदों के आपने बयानों की बात की, जैसे महुआ मोइत्रा हैं, महुआ मोइत्रा बोलती है कि मेरे ऊपर अटैक किया इसलिए आप चुनाव हारे। मतलब ये है कि मैं एक महिला हूं, आपने महिला के ऊपर अटैक किया और इसके कारण महिलाओं ने आपको वोट नहीं दिया। ये सब परसेप्शन खड़े किए जा रहे हैं, जबकि वास्तव में क्या था। महुआ मोइत्रा का मामला, उसका क्या कोई महिलाओं से लेना देना था? इस प्रकार के प्रतीक ये गढ़े जा रहे हैं। फिर अध्यक्ष की आसंदी तक जाकर और धमकी भरे अंदाज में बात करना, तो ये नीचे दिखा रहे कि हम ऐसी हुड़दंग कर सकते हैं, देखो हम किसी से डरते नहीं हैं। क्योंकि किसी वैचारिक आधार पर ये बेस नहीं बनाया जा रहा है। आखिरकार प्रधानमंत्री के भाषण में आप लगातार 2.5 घंटे 2 घंटे आप चिल्ला रहे हो, बोलने नहीं दे रहे हो प्रधानमंत्री को आप। तो एक प्रकार की अराजकता पैदा करके और उसको बताना कि देखो हम ये कर सकते हैं। और फिर जब राहुल गांधी बोलने पर आते हैं तो वो कहते हैं कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, झूठ झूठ झूठ। नफरत नफरत तो नफरत। वहां नफरत नफरत नफरत। जी। तो ये पूरा इकोसिस्टम को फीड करने के लिए ये चलाया जा रहा है। और इसमें जो एक और बात है ना, कि राहुल गांधी ने बाद में कहा कि नहीं नहीं, मैं हिंदू समाज को नहीं कह रहा हूं, मैं तो भाजपा को कह रहा हूं, मैं तो फलाने को कह रहा हूं। अब ये क्लिप्स अलग अलग ढंग से काट के चलाए जाते हैं। जी। एक जगह एक ग्रुप में चलेगा कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, झूठ झूठ झूठ, नफरत 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 करते हैं। ये इतनी क्लिप चलने वाली। दूसरी जगह वो ये चलेगा कि नहीं, हम तो आपको इनको बोल रहे थे, हम हिंदू हिंदू हिंसा नहीं कर सकता है। और फिर जैसा अखबारों ने छापा भी कि राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू हिंसा नहीं कर सकता है। जी। अखबारों ने तो राहुल गांधी के बयान को अ, बदल दिया ये भी नहीं कह सकते आप, क्योंकि ये पूरा स्क्रिप्टिंग इतना चालाकी से किया गया लगता है कि राहुल गांधी ने दो तरह की बात करी संसद में खड़े होके। पहले उन्होंने जो अपने आप को हिंदू समझते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य, ये एक स्टेटमेंट आ गया। फिर उन्होंने कहा शंकर भगवान की तस्वीर दिखा के कि हिंदू धर्म में अहिंसा सिखाई गई, और वो त्रिशूल को लेके एक थ्योरी वो हिंदुओं के गले उतारने की कोशिश कर रहे थे। अब मीडिया ने क्या किया कि उनका वो जो दूसरा वाला भाग था उसको प्रमुखता से छापा, ये प्रिंट कि मीडिया में ज्यादा हुआ। प्रिंट मीडिया में और जो ऑनलाइन पोर्टल हैं ऑनलाइन उसमें पोर्टल्स में। उसमें प्रशांत जी मैंने एक बात गौर करी कि जैसे आप टूल किट की बात करते हैं ना, कि आपको एक टूल किट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि आपको यही छापना है। वो अखबार आ- अखबारों के माध्यम से हाँ। नीचे के लिए टूल किट जा रहा है। जी। आप देखेंगे कि वो इतना कोऑर्डिनेटेड है, सभी जगह जी। भाषा एक सी है, हाँ, हेडलाइन के सभी शब्द तक जगह एक ही ऑलमोस्ट बात। एक जैसे। जी। हाँ, एक ही बात चल रही है। और वो नीचे, यानी आपको सीधा मासेस तक जैसे एक पैम्पलेट पहुंचाया जाता है ना, जी। सीधे पर्चे नीचे पहुंच रहे हैं कि अब इस लाइन पर बात करना है। अच्छा, सोशल उसमें मीडिया राहुल। के माध्यम से जो वीडियो क्लिप्स चल रहे हैं वो तो चल ही रहे, जी। वो एक सिस्टम अलग काम कर रहा है। जी। उसका उसका मैंने एग्जाम्पल ये देखा कि जैसे वो हमने एक वीडियो किया था राहुल गांधी और उनके ट्यूटर, जिसमें आपने बताया था कि सोनिया गांधी जब चलाती थी अ, सुपर पीएम की एक उनकी काउंसिल होती थी, एडवाइजरी काउंसिल, उसके एक मेंबर थे राम पुनियानी। राम पुनियानी जी का यूट्यूब चैनल में वो सारे राहुल गांधी जी के संसद में हिंदू धर्म के ऊपर दिए गए बयानों के क्लिपिंग काट के शॉर्ट्स रेडी हैं और डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं।
तो आपकी बात की पुष्टि होती है कि संसद में खड़े होके वो जो मैसेजिंग दे रहे थे कि मैं हावी हो गया, मतलब मोदी और अमित शाह और पूरी सरकार के ऊपर, वहां पे खड़े होके। तो मेरा आपसे सवाल ये कि ये मैसेजिंग राहुल गांधी किसको दे रहे हैं? हिंदू धर्म के लोगों को दे रहे हैं, सनातनियों को दे रहे हैं, या कोई और वर्ग इनके टारगेट पे अलग अलग जगह अलग अलग निशाने हैं और सबके लिए कुछ ना कुछ असलहा उनके पास है। फेक वीडियोस जैसे हमने देखे वो तो चले ही, तो ये सब एक टारगेट करके किए जा रहे हैं। कहाँ पे जाकर हमको आरक्षण के नाम पर करना है? उदाहरण के लिए अ, अयोध्या से जीतने वाले सपा सांसद को अपने बाजू में बिठा लेना, आज के पहले तो कभी नहीं हुआ। और फिर बाहर निकल कर कहना कि वो आंदोलन जो है वो आंदोलन की पराजय हो गई। तो ये एक खास वोट बैंक को चिन्हित किया जा रहा है। स्वाभाविक है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको वो सुनाने के लिए कह रहे हैं ये सारी बातें। कुछ बयान इस हैं वो जी। अनुसूचित जाति का जो वोटर है उसको सुनाने के लिए। तो कोई सांसद उठ के वो महिलाओं के लिए बोल रही है। और ये सब सारी बातें सब तक नहीं जाने वाली है। जी। जो जिसके निशाना, जहां निशाना है उसको वो क्लिप भेजी जाएगी, उस तक वह बात पहुंचाई जाएगी। अच्छा, और आपको क्या लगता है कि मोबाइल फोन के आने से और व्हाट्सएप जैसे माध्यम आ जाने से ये सरल हो गया है बहुत, इस तरह की नैरेटिव को फैलाना? बिल्कुल। और उसकी रफ्तार, नैरेटिव की रफ्तार कह सकते हैं 100 गुना बढ़ गई है। सीधे अपने टारगेट ऑडियंस के मोबाइल फोन पे वो अपना मैसेज भेजने में सफल होते हैं। वह भी है, फिर आज तो सारे एल्गोरिदम्स हैं। जी। सोशल मीडिया पे आप बहुत कुछ कर सकते हो, और अगर आपके अ, ऊपर और इन अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के साथ अगर तालमेल बन जाते हैं, जी। तब तो आप बहुत कुछ करने में सक्षम हो जाते हो। जी। आखिर ये क्या ये मजाक है कि शशि थरूर बांग्लादेश के अखबार में आर्टिकल लिख रहे हैं जी। कि इस बार मोदी सरकार का हारना क्यों जरूरी है? और मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाकर बोलते हैं कि इनको हटाने में हमारी मदद करिए। राहुल जी। गांधी कैम्ब्रिज में जाके बोलते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, दलितों और किसानों पर जुल्म हो रहा है। और इतना ही नहीं, चीन से यूरोप और अमेरिका को क्या सीखने की आवश्यकता है, यह भी बोल रहे हैं वहां पर वो, कि तो सारी दुनिया समेत यानी भारत और सबको चीन से सीखना चाहिए। आप उस सब चीजों को मिलाइए ना। जी। और यहाँ अच्छा, पे एक इस बात और ध्यान में लेनी चाहिए आनंद जी, जी। कि कांग्रेस पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में एक समझौते पे हस्ताक्षर हुए हैं। जी। उसके फोटो वीडियो सोशल मीडिया में मौजूद हैं। चीन की तानाशाह कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका भारत के प्रति कोई भी अ, सकारात्मक रवैया नहीं, जिसकी आइडियोलॉजी ही भारत के खिलाफ है, उसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। सोनिया जी उसमें मौजूद हैं, राहुल गांधी उसमें साइन कर रहे हैं। जी। और आज तक देश नहीं जानता कि उस समझौते के बिंदु क्या हैं, किन बातों पर समझौता हुआ है। तो प्रशांत जी, आपकी इस जानकारी से ही मेरा अगला सवाल जुड़ा हुआ है कि देखिए, ये जो आप बता रहे हैं ये कोई राज नहीं है, ये ओपन फैक्ट है। ये काफी समय से मीडिया में ये बात सब जानते हैं। इनकी तस्वीर भी आई है, जी राहुल गांधी बैठ के सिग्नेचर कर रहे हैं, उनके साथ एमओयू साइन कर रहे हैं। लेकिन सवाल अभी सोशल मीडिया पे, खास करके जो बीजेपी समर्थक यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, और शायद जो लोग सोशल मीडिया पे नहीं है वो भी ऐसा सोचते होंगे, उनकी चिंता ये है कि सरकार क्या कर रही है, या सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही। तीन सवाल हैं मेरे इसमें आपसे। पहला ये कि किसान आंदोलन में भी सरकार चुप रही, कुछ नहीं किया। उसके बाद
शाहीन बाग में भी सरकार ने कुछ नहीं किया, पश्चिम बंगाल में भी इतनी ज्यादती हो रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही। तो अब जब मोदी जी कहते हैं कि इकोसिस्टम के खिलाफ उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, तो बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आता कि वो कब देंगे जवाब, सरकार कुछ करती क्यों नहीं। देखिए, सरकार क्या करने का सोच रही है? सरकार ने अपने पत्ते नहीं खोले। सरकार जो करेगी वो समय आने पर पता चलेगा। लेकिन जहां तक मैं उसको देख पाता हूं तो कश्मीर से धारा 370 हटी। 5 साल गुजर गए थे। क्यों इतना समय लगा? तो जब धारा 370 हटी तो हमने देखा कि पश्चिम एशियाई देश जो हैं उन्होंने भी इस बात पर कोई हल्ला हंगामा नहीं किया। कश्मीर में शांति रही, पत्थर चलना बंद हो गए। तो उसके पहले वहां क्या तैयारी चल रही थी? तो वो जो एक पत्थरबाजों का जो नेटवर्क था, और सबसे बड़ी बात जो मनी ट्रेल था, जो पैसा जो आ रहा था, सबसे पहले उसको निशाने पर लिया गया। पत्थर जी। चलवाने के लिए जो पैसा आ रहा है, किस किस तरीके से आ रहा है, किन लोगों के माध्यम से आ रहा है? आतंकी संगठन है, अलगाववादी संगठन है। ये जिन जो लोग वहां पे हंगामा करवाते थे वो आज जेल में पड़े हैं। लोग उनके अब नाम भूलने लगे। सबके पुराने मामले निकाले गए और उन मामलों में जिन पे कार्रवाई नहीं हुई थी उस पर कार्रवाई हुई, और अब वो कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं, सजा भी होनी शुरू हुई। तो तैयारी लगती है, रातों रात नहीं होता। आमतौर पर जो समर्थक होता है उसको लगता है कि सरकार सीधा सख्ती करे, आपके पास तो पुलिस है, सेना है, सारी एजेंसीज हैं। जी। देखिए, हर चीज का एक स्थान होता है, और इस प्रकार से सरकार काम नहीं कर सकती। जब हम अ, शाहीन बाग पे जाते हैं, शाहीन बाग के पीछे कितनी बड़ी तैयारी थी। वो दिल्ली वाला दंगा, जी। ये उसका उदाहरण है कि क्या कुछ करने का सोच रहे थे वो लोग। किसान आंदोलन में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिनकी आज भी जो वैचारिक स्थिति है वो अ, एक अलग लाइन से जाती है। जिनकी आइडियोलॉजी वो माओवादी है, ऐसे संगठन हैं। उसके साथ ये सो कॉल्ड जो खालिस्तानी आंदोलन है, इसको खड़ा कर लिया गया। हमने देखा लाल किले पर जो हुआ। तो सरकार जब कहीं फैसला करती है तो वो कोई प्रधानमंत्री या गृह मंत्री फैसला नहीं कर लेते। प्रधानमंत्री बैठेंगे, कोई भी सरकार हो, और सारी दुनिया में ऐसा ही होता है। गृह मंत्री बैठेंगे, एनएसए होंगे, उस राज्य के पुलिस के बड़े अधिकारी होंगे, आईबी के लोग होंगे, दूसरे इंटेलिजेंस के लोग होंगे, वहां के राज्यपाल होंगे, कोई मुख्यमंत्री होंगे, वहां की विशेष जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति को बुलाया जा सकता है। और बहुत सारे इनपुट्स के बाद ही किया जाता है कि अगर हम कोई सख्ती करते हैं या कोई इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं या पुलिस कार्रवाई होती है तो उसका क्या असर हो सकता है। कोई बड़ा उधम तो नहीं फैल जाएगा। बंगाल में आज, पश्चिम बंगाल में जो बॉर्डर एरियाज हैं, वहां बांग्लादेश से आए हुए लोगों की संख्या कितनी बड़ी है। कैसे एक वीडियो क्लिप को वायरल करके मणिपुर को सुलगाया जा सकता है, एक वीडियो क्लिप से। तो आप अपनी पहले तैयारी करते हैं और उसके आधार पर काम करते हैं। सरकार केवल जोश के आधार पर काम नहीं कर सकती, कोई भी सरकार नहीं कर सकती। तो अगर इकोसिस्टम पर करने का कुछ सोचा है सरकार ने, और इसके भी कई पहलू हैं। एक सरकार का पहलू होता है, दूसरा संगठन का भी होता है। क्योंकि ये इकोसिस्टम केवल मीडिया से चल रहा है ऐसा नहीं है। जी। इसका सबसे बड़ा बेस तो सामाजिक है, जो फॉल्ट लाइंस के ऊपर काम कर रहा है। तो मुझे लगता है अभी इसमें समय लगेगा, और पर्याप्त समय लगने वाला है। सामाजिक
लेवल पे इकोसिस्टम काम कर रहा है, मीडिया में काम कर रहा है, यूनिवर्सिटीज में काम कर रहा है, सोशल मीडिया पे काम कर रहा है। अब जैसे और राष्ट्रीय उदाहरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहा है। जी, एक एक आपकी बात से एक मुझे उदाहरण आ रहा है ध्यान में, राज्यसभा में एक महिला सांसद जो बंगाल से जीत के आई हैं पहली बार, एक बड़े मीडिया हाउस में थी वो, एक बहुत बड़े पत्रकार की पत्नी है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार पे आरोप लगाया कि एक अदृश्य हाथ दिखता है उनको जो सरकार का नैरेटिव मीडिया में छाप रहा है। सरकार ने मीडिया को इतना उसका गला घोंट दिया है कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जबकि हम अगर मीडिया पे नज़र मारें तो वो तो बिल्कुल उल्टी न्यूज़ छाप रहे हैं। एक बड़ी मजेदार बात है, एक समय भारत में असहिष्णुता हो गई है, इंटॉलरेंस इंटॉलरेंस, ये 2014 के बाद साल 2 साल खूब चला। जी। अब समाज जब उसको चारों तरफ देख रहा है तो उसको कहीं इंटॉलरेंस दिखाई नहीं पड़ता। जी। लेकिन निशाना फिर भी था। वो किसके लिए कहा जा रहा था? तो वो भारत में जो सो कॉल्ड माइनॉरिटीज हैं उनके लिए कहा जा रहा था। तो बोल बोल कर ये दिमाग में बिठा लेना कि खतरा है। जी। इसी प्रकार जब मीडिया के लिए ये कहा जा रहा है तो यह भी सोचा समझा है, ताकि आप दूसरी बातों पर गौर ना कर सको। जी। इंडियन एक्सप्रेस में मैंने शशि थरूर का लेख देखा। मतलब ये कोऑर्डिनेटेड अटैक शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि जब राहुल गांधी, खड़गे जी, ये लोग संसद में अटैक कर रहे थे, और उनकी इमेज बन रही थी कि विपक्ष अब ज़्यादा मजबूत हो गया है, ज़्यादा मुखर हो गया है, वो लोगों की बात मजबूती से सरकार के सामने रख रहा है। इस नैरेटिव के साथ वो लोग संसद में हल्ला कर रहे थे। और इनके सांसद पैरेलली मीडिया में जो लेख लिख रहे थे उन्हीं दिनों में, शशि थरूर के लेख की हेडलाइन है फॉल्स गॉड्स ऑफ बीजेपी एंड आरएसएस। शशि थरूर ने जो लेख लिखा फॉल्स गॉड्स ऑफ बीजेपी एंड आरएसएस, तो क्या बीजेपी आरएसएस के कोई अलग से गॉड्स हैं, या वो एक समुदाय के जो गॉड हैं वही निशाने पे हैं? ये आ, आपको याद है जब शाहीन बाग चल रहा था और उस समय आ, एक वो पाकिस्तानी शायर की एक गजल, हम देखेंगे जी। सब बुत उठवाए जाएंगे इत्यादि इत्यादि, ये चल रहा था। जी। तो आप इशारों में बात करते रहते हैं। जी। जब आपसे पूछा जाता है कि ये किसके लिए है तो बोलेंगे ये तो सिंबॉलिक है। हम्म। और हम तो लोगों की बात कर रहे हैं। हम्म। तो हमको पलट के पूछना चाहिए कि फॉल्स गॉड्स क्या होते हैं। जी। समझने वाले सब समझ रहे हैं। जी। ये फॉल्स गॉड्स कह के आप किसको फॉल्स गॉड्स कह रहे हो जी। और किसको सुना रहे हो? हाँ। कहने को वो कहेंगे कि प्रधानमंत्री ने अपनी छवि ऐसी बनाई हुई है और इस प्रकार से बताते हैं, और वो फलाने सांसद ने इस प्रकार का ये दिया हुआ है। जी। लेकिन ये तो सब इशारों के काम है। प्रशांत जी, अभी जो स्थिति है उसमें विपक्ष, हमने देखा है कि एक प्रकार से गलत बयानी करता है और उकसाने वाले बयान देता है। जनता के बीच में चुनाव के दौरान बहुत सारी बातें बोली जाती जिसमें कोई तथ्य नहीं है। संसद में बातें ऐसी बोली जाती हैं जिसको फेक विलोपित करना वीडियोस। पड़ता है। हम्म। फिर फेक वीडियोस फैलाए जाते हैं, और उस पे जब एफआईआर होती है तो माफ़ी मांग ली जाती है। अपने गलत बयानों पे कोर्ट में जाके माफ़ी मांग लेते हैं, और फिर से वही बयान को दूसरे तरह से पेश करते हैं। मीडिया जब उनसे पूछता है तो वो बोलते हैं हमने जो बोला सही बोला, लेकिन माफ़ी भी मांग चुके होते हैं। तो मतलब कुछ बोलो फिर मुकर जाओ, फिर वही बात।
पेश करो दूसरे तरह से। अब इसमें इसको सरकार कैसे काउंटर कर सकती है, या क्या केवल सरकार की जिम्मेदारी है इस तरह के कोऑर्डिनेटेड अटैक्स को? सरकार सरकार या संगठन, उनको तो उनके ढंग से सोचना है, और अ, जिनको भी इस पर काम करना है उनको बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी। बहुत सारी स्टडीज, बहुत सारे सर्वेज होते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं, तब ये सारी बातें तय होती हैं। और कोई भी करे, विपक्ष भी जब किसी अटैक की तैयारी करता है तो विपक्ष भी ऐसा करता है। बहुत सारे उसमें रिसोर्सेज लगते हैं। तो ये तो नैरेटिव की लड़ाई है, लेकिन जनता की इसमें बड़ी भूमिका है, उस पर बात करने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ एक ऐसा वातावरण बनाया गया स्वाधीनता के बाद कि टैक्स देना, सड़क पे नियमों का पालन करना, कानून नहीं तोड़ना, ये आपको करना चाहिए। यही देशभक्ति है। ये देशभक्ति का एक प्रकार है, लेकिन देशभक्ति इतनी ही नहीं है। देश केवल कानून से नहीं बनता है, देश समाज से बनता है। ये जो एक मानसिकता हो गई कि 5 साल में एक बार केंद्र के लिए और एक बार राज्य के लिए आपने वोट डाल दिया, उससे आपके कर्तव्य की इतिश्री नहीं होती। सामाजिक दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर फेक वीडियो चल रहे हैं, अगर गलत नैरेटिव चलाए जा रहे हैं, तो सही बात बताने वाले लोग भी चाहिए। हमारा सामाजिक दायरा केवल हमारा घर, हमारा जो वर्क प्लेस है, कार्यस्थल है, और जो हमारी सोसाइटी है, उतना ही नहीं है। अगर डी हिंदुआइजेशन की प्रोसेस चल रही है अनुसूचित जाति के हिंदुओं के बीच में, तो हमारा वहां पर जाना जरूरी है। हमारा उनके सुख दुख में खड़े होना जरूरी है। और वहां पर क्यों, कहीं पर भी जहां हम ये देखते हैं, हमारे घर में अगर आयोजन होता है, हवन पूजा होती है, तो हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व तो उसमें होता है क्या? अब ये सोचने का समय है। सहज मिलना जुलना होता है क्या? अब ये सोचने का समय है। तो नैरेटिव की लड़ाई ये केवल सोशल मीडिया पर नहीं लड़ी जाएगी, केवल मीडिया के माध्यम से नहीं होगी। इसका बहुत बड़ा फोर्स ग्रास रूट लेवल से आता है, और सारी की सारी जो ताकत है वो काम वहीं पर कर रही है। आर्मी के जनरल्स बैठकर योजना बनाते हैं, ब्रिगेडियर प्लानिंग करते हैं, लेकिन वो प्लानिंग किसके लिए होती है? वो जो जमीन पर जो सिपाही है, जमीन पर वो जो युवा है, वो कैसे लड़ेगा? इसके लिए। उसको साधन संसाधन कैसे मिलेंगे? इसके लिए। उसके मोटिवेशन के ऊपर आप लड़ाई को लड़ते हो। सारे प्रशिक्षण का हिस्सा वही है, फोकस वही होता है। दूसरा हिस्सा टेक्नोलॉजी का और दूसरी चीजों का आजकल वो बहुत बढ़ गया है। लॉजिस्टिक्स की बात हमने की। तो नीचे से जो फोर्स आ रहा है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और अगर एक उस पर व्यक्ति ध्यान अपने कौन देगा? आसपास, मतलब देखिए, जनरल परसेप्शन क्या है कि सरकार का काम है ये। समाज को लगता है कि इसी की हम बात कर रहे हैं, इसी की हम बात कर रहे हैं कि आप अगर उसको सरकार या किन्हीं संगठनों को देंगे, ये आउटसोर्स करने का काम जो है ना, हमको इससे थोड़ा बाहर आने की जरूरत है। मेरे दायरे में जितना समाज है, मेरी जहां जहां तक दृष्टि जाती है, वहां पर मेरा आना जाना होना चाहिए। अगर भ्रम फैलते हैं तो सही बात बताने की जरूरत है, और हम सबको बड़ा दिल करके काम करने की जरूरत है। ये आधारभूत बात है। प्रशांत जी, इसमें हम ये देखते हैं, अभी अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो समाज पूरा जो है वो व्हाट्सएप पे अपनी बहस ले आता है। और आप देखते होंगे कि अधिकतर व्हाट्सएप ग्रुप्स पे लोग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में बटे हुए हैं।
दोस्तों में झगड़े हो गए हैं, बातचीत बंद है, जी। ग्रुप्स में लोग डिवाइडेड हैं। और अक्सर कई ग्रुप्स में तो पॉलिटिकल इश्यूज, सामाजिक इश्यूज के डिस्कशन पे बैन है, क्योंकि लोगों में विवाद हो जाता है। और लोगों ने समझ लिया है कि नरेटिव का वॉर केवल सोशल मीडिया, व्हाट्सएप तक सीमित है। आप कुछ एक दूसरी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम अपने पारिवारिक कार्यक्रमों में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को शामिल करें, उन ताकि ये जो एक नरेटिव फैलाया गया है, उस नरेटिव से लड़ने का हमको बल वहां से मिलेगा। बिल्कुल। और थोड़ा सा और विचार करके देखें ना। जी। मान लीजिए वाल्मीकि जयंती है, तो क्या केवल वाल्मीकि समाज के लिए है? जिनके घर में भगवान राम का चित्र है, जिनके घर में रामायण है, क्या उनके लिए नहीं? जी। क्या परशुराम जयंती केवल एक समाज के लिए है? क्या महाराणा प्रताप किसी एक समाज के हैं? महाराणा प्रताप सारे समाज के लिए लड़े थे कि किसी एक समाज के लिए लड़े थे? तो वो सारे भारत का स्वाभिमान है, सारे हिंदू समाज का स्वाभिमान है। ये सोचना पड़ेगा जी, गुरु क्या है। नानक देव जी हैं, गुरु गोविंद सिंह हैं। तो ये जो सब कुछ है, जी। इसमें एक सकारात्मक बदलाव की आवश्यकता है। आज का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो चल रही है, जी। और सोशल मूवमेंट भी पूरा इसी पे आकर रुक गया है कि आइडेंटिटी को खड़ा करना, आइडेंटिटी को बड़ा करना, और ऐसी दो आइडेंटिटीज को खड़ा करके उनको आपस में लड़ाना। जी। ये सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक इकोसिस्टम। और इसी फॉल्ट लाइन का इसको फायदा ये लोग लेकर उठा रहे हैं। इसको लेकर हाँ, और इसको लेकर अगर हम काम करते हैं जी। तो ऊपर से कुछ भी चलता रहे उसका कोई असर नहीं होगा। जी। तो ये समझना पड़ेगा, ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। और जब तक वोटिंग ये। मशीन का बटन दबाकर जी। आप अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते। वह तो करना ही चाहिए, लेकिन केवल उतने से बात नहीं बनेगी। तो अभी आपकी बातों से ये लग रहा है कि ये जो विपक्षी दल हैं, इनके ये अटैक आने वाले 5 साल बढ़ेंगे, जारी रहेंगे, इनके स्वरूप बदलते रहेंगे, कई तरह के नैरेटिव आते रहेंगे। कितनी उसमें सच्चाई होगी, नहीं होगी, हमेशा प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। और उस उससे केवल सरकार नहीं निपट सकती, समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। अ, स- लेकिन प्रशांत जी एक। सरकार, समाज को तो हमेशा जागरूक रहना ही चाहिए। जी। एक नाराजगी लेकिन मैंने इंटरनेट पे, ट्विटर पे देखी, उसके बारे में भी अगर आप बता सकें। जैसे अग्निवीर योजना, अग्निवीर योजना पे इतना भ्रम फैलाया गया, अभी भी फैलाया जा रहा है। जिस पीड़ित सैनिक के पिताजी ने बयान दे दिया, उसके बावजूद भी भ्रम फैलाया जाता रहा। लोगों की शिकायत ये है कि सरकार की तरफ से बयान आना चाहिए समय पे, ताकि लोगों का भ्रम दूर हो। सरकार ये बयान भी देने में देरी क्यों करती है? क्या इस पे थोड़ा सा संसद में जी। इस पे थोड़ा सा सरकार को अपनी पॉलिसी पे पुनर्विचार करने की आपको जरूरत महसूस लगती है? पब्लिक को थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ एड्रेस किया संसद जाए। में रक्षा मंत्री ने तुरंत उसमें हस्तक्षेप किया। जी। अब इस बात को नीचे तक ले जाने के लिए जी। किसके पास कितने हाथ हैं, बस इस पर निर्भर करता है। तो ये जो हाथ की आप बात कर रहे हैं, ये अभी तो वर्तमान स्थिति में विपक्ष ज्यादा मजबूत दिख रहा है। इसी इकोसिस्टम की तो हम बात कर रहे हैं। तो। इकोसिस्टम जो समाज की फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट कर रहा है। जी। देखिए, कभी भी कोई बात ना सीधे नहीं पहुंचाई जाती। जी। भ्रम इस आधार पर नहीं चलता। कहीं जाकर कहा जाता है आरक्षण खतरे में, हाँ। उकसाया जाता है कि बेरोजगारी है। जैसे अब एक नैरेटिव बना दिया है कि जी। रोजगार जी। मतलब सरकारी नौकरी। जी। जो दुनिया में कहीं जो नैरेटिव नहीं चलता वो भारत में चलाया जाता है।
दुनिया में रोजगार का मतलब है कि व्यक्ति कुछ उद्यम करता है और सरकार ऐसी नीतियां बनाती है जिससे उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है। आप अभी अमेरिका में डिबेट चल रही है, आप देखिए, तो ये फोकस होता है। आप अभी फ्रांस में चुनाव हुए, आप वो डिबेट को देखिए। भारत में एक फॉल्स नैरेटिव खड़ा किया जाता है कि रोजगार यानी सरकारी नौकरी, उस असंतोष को उभारा जाता है। अब कोई गांव कस्बे का युवा है, उसने मैट्रिक कर लिया, किसी तरह से ग्रेजुएशन कर लिया, कोई स्किल उसका डेवलप हुआ नहीं, शिक्षा का अभी बहुत अच्छा स्तर हम कह नहीं सकते, और फिर उसके पास कुछ लोग पहुंचते हैं, वो कोई संगठन के माध्यम से पहुंचते हैं, कास्ट आइडेंटिटी के आधार पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि देख लो, तुमने तो पढ़ाई कर ली, बीकॉम कर लिया, बीए कर लिया, नौकरी कहाँ है। फिर उसके साथ जोड़ दिया जाता है वो अग्निवीर में ऐसा हो गया, या कुछ ऐसी मांगों को मनवाने के लिए लोगों को उकसाना है, ऐसी मांगे उठवाना। मैं दो तीन उदाहरण देता हूं। किसान को कहना कि तुम जो भी उगाओ वो सब खरीदना चाहिए सरकार को। दुनिया में कौन सी सरकार ऐसा कर सकती है? न टेक्निकली संभव है, ना आर्थिक रूप से संभव है, जी। ना अर्थव्यवस्था के हिसाब से संभव है। कोई व्यवस्था ऐसे चल नहीं सकती। लेकिन वो बोलना कि नहीं, सब खरीदना चाहिए, हमारे साथ आओ, हम ये करेंगे। दूसरी तरफ ये कहना कि एमएसपी हर साल बढ़ना चाहिए और महंगाई काबू में भी रहना चाहिए। अब दो में से एक ही बात हो सकती है। और जब यहां एमएसपी बढ़ाते जाओगे और भारत में अनाज या दूसरे जो कृषि उत्पाद हैं वो महंगे होते जाएंगे, भारत का ही कोई जो उद्योगपति है या भारत में ही कोई जो प्रोडक्शन करने वाला है, वो बोलेगा कि यार मेरे को ब्राजील से सस्ता मिल रहा है या फलानी जगह से सस्ता मिल रहा है, वहां मंगवा लूं क्योंकि भारत में तो मेरे को बहुत महंगा पड़ रहा है। ये किस पे चोट पड़ेगी आखिरकार? कोई एक संतुलन होना चाहिए कि नहीं? श्रमिक को बोलना कि कोई भी श्रमिक हो, तुमको 40,000 रुपए महीने से कम में नहीं मिलना चाहिए। भाई अगरबत्ती उद्योग कैसे चलेगा? छोटे मोटे उद्योग कैसे चलेंगे? दूसरी सूरतों में जो राहत मिल रही है, मुफ्त अनाज है, राशन की जो योजनाएं चल रही हैं, इतनी सरकारी योजनाएं हैं, सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं, आवास मिल रहा है, इसकी बात ना करते हुए बोलना कि महंगाई हो गई है। अब अग्निवीर योजना को लेकर जो आपने सवाल पूछा था, अग्निवीर योजना में अगर सेना के लोगों को लगता है कोई सुधार करने की जरूरत है, हमेशा करना चाहिए, सुधार हमेशा होते रहते हैं। अगर सेना के लोगों को लगता नहीं बिल्कुल ठीक है तो उसको चलाना चाहिए। आखिरकार ब्राजील और इसराइल और सब जगह ये चल रही है, रशिया में चल रही है, दुनिया के देशों में चल रही है। नहीं, सेना ने तो कहा है कि लेकिन ये एक पायलट प्रोजेक्ट है और इसमें जो सुधार समझ में आएंगे वो समय समय पे होते रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं, एक। इसमें जो अभी हम आनंद जी जो मांगों की हम जो बात कर रहे हैं ना, जी। भड़काने की बात है। जी। अब ये कि अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलेगी, एक तो वो पैसा नहीं मिलता तो वो उसका जवाब मिल गया। जी। देखिए, इन्होंने कहा कि अग्निवीर को कुछ नहीं मिलता, तो रक्षा मंत्री ने उठकर कहा कि नेता प्रतिपक्ष ठीक बात नहीं कह रहे हैं, 1 करोड़ रुपया दिया जाता है। जी। तो नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं कि देखिए, एक बात, वो तथ्य से तुरंत कन्नी काट लेते हैं। जी। जैसे ये आता है कि 1 करोड़ रुपए दिया गया है, जी। तो वो तुरंत उस बात से कन्नी काट लेते हैं कि देखिए सच क्या है, ये जनता जानती है, आपका अलग व्यू है, मेरा अलग व्यू है, हम आएंगे तो हटा देंगे। तथ्यों पर इस प्रकार के उत्तर दिए जा रहे हैं। जी। जी। फिर उसके बाद जो भड़काने की बात मैं कह रहा हूं कि एक तो ये गलत बयानी हुई, हम्म। दूसरा अब ये जगह जगह कहा जा रहा है अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलेगी। दुनिया में कौन सी संस्था और कौन सी सरकार 4 साल की नौकरी के बाद पेंशन देती है और दे सकती है? हम्म। 25 साल के युवा को पेंशन दोगे आप? 25 साल का युवा, 24 साल का युवा 4 साल नौकरी करके ट्रेनिंग लेके 25 लाख रुपए हाथ में लेकर खड़ा है कि अब आगे कहीं दूसरी नौकरी करेगा, अपनी खेती में सुधार करेगा, कोई छोटा मोटा उद्योग शुरू करेगा, जी। और पढ़ाई करके कुछ और करेगा, सिविल सर्विसेज में जाएगा। आप बोल रहे हो कि वो 25 साल 26 साल के युवा को पेंशन दो जिंदगी भर? पेंशनरों का देश इसको बनाना है। और हर साल जब ये रिटायर होना चालू होंगे, अब आप सोचिए, आप अग्निवीरों को आप कह रहे पेंशन दो, 25 साल का युवा 26 साल का हुआ, अब उसको पेंशन दी जा रही है।
हर साल आने वाले समय में जब संख्या बढ़ेगी, 1 लाख सैनिक रिटायर होते हैं और पेंशन जी मिल रही है। कब तक मिलना है पेंशन? 25 साल का युवा है, उसको भी आपको 70-80 साल की उम्र तक पेंशन देना है। जी हास्यास्पद बातें हो रही है। जी ना युवा के लिए ठीक है और आर्थिक रूप से असंभव है, जी लेकिन वो तो पेंशन नहीं दे रहे। शहीद का दर्जा, शहीद का दर्जा क्या होता है? आर्मी में कभी सुना आपने शहीद का दर्जा? शहीद के दर्जे जैसी चीज क्या होती है? यहां तो सीधा ये दिया जाता है कि भाई अगर किसी की मृत्यु हुई है तो उसके परिवार को ये सहायता मिलेगी, जैसे 1 करोड़ की सहायता। उसके अलावा अगर उसने कोई वीरता दिखाई है तो अशोक चक्र मिलता है। आर्मी जी। में परमवीर चक्र है, वो सेना की अपनी व्यवस्था से चलते हैं, उनके रिकमेंडेशन पे चलते हैं। आप कुछ भी कह रहे हो। नहीं, और देखिए, कोई सिपाही अगर से फ्रंट पे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है तो वो तो शहीद कहलाता ही है, समाज के लिए तो वो शहीद ही है। नहीं, ये जो कोई दर्जा सरकारी देने की दर्जा है क्या बात कर इसका? रहे हैं, वही मैं कह रहा हूं, कोई दर्जा है क्या? ये समझने की आवश्यकता है। और इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए सरकार जो करेगी वो करेगी, अलग अलग संगठनों को जो करना है, लेकिन एक आम आदमी की भूमिका, पढ़े लिखे व्यक्ति की भूमिका, मध्यम वर्ग की भूमिका, वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। जागना पड़ेगा, जी क्योंकि जो सारे नेगेटिव काम जो चल रहे हैं वो ज्यादातर रिलीजन और कास्ट की आइडेंटिटी को निशाना बनाकर ही किए जा रहे हैं। ये आपको समझने की आवश्यकता है। तो प्रशांत जी, ये इस पॉडकास्ट के हम अंत में आ गए हैं। क्या इसको आप ऐसा कंक्लूड करेंगे कि आने वाला जो समय है, अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, महाराष्ट्र के चुनाव हैं, इसमें अब कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और ज़्यादा प्रबलता से अपना रंग दिखाएगी देश के चुनाव में? अब ये नया नया तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन अब कास्ट हावी रहने वाली है, विकास पीछे जाएगा। ये देखिए, 2024 में इस प्रकार की राजनीति को एक एनर्जी ड्रिंक तो मिल गया है। ओके। अब ये हर एक आइडेंटिटी पे काम होगा। महिलाओं के बीच में अलग, आप देख रहे हो सबरीमाला से लेके और ये जो सारी बातें चली। जी युवाओं के बीच में अलग, जी मध्यम वर्ग के बीच में कि देखो मध्यम वर्ग को कुछ नहीं मिलता है। एक तरफ महंगाई की बात करना है, एक तरफ योजनाओं की बात करना है, दूसरी तरफ बोलेंगे कि 2% लोगों पे ही सारा बोझ क्यों पड़ा हुआ है। हम्म कोई साम्य नहीं है दो बातों के बीच में। हम्म फिर कास्ट आइडेंटिटी पे बात होगी, वोट बैंक पॉलिटिक्स पर बात होगी ही। तो जहां जहां जो जो फ्रैक्शन है उन सारे फ्रैक्शंस पे ये बात होने वाली है। तो आने वाला समय सरकार के लिए चुनौतियों से भरा रहने वाला है। समाज की, मेरा ये कहना है, समाज के लिए चुनौतियों से भरा रहे, सरकार को सरकार का काम करने दिया जाए। जी। सामाजिक रूप से हम क्या सोच रहे हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ओके। और ये भी एक नैरेटिव है आनंद जी, जी जिसकी अभी हमने शुरुआत में बात की कि वोट दो और फिर फुर्सत हो जाओ। वोट दो, जी सड़क पे बाईं तरफ से चलो, गाड़ी तेज मत चलाओ, हेलमेट पहनो, जी और तुम्हारा कर्तव्य पूरा है। जी। इसके इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आपको ध्यान होगा, जब हमने अ, राहुल गांधी जी की राजनीति पे पॉडकास्ट किया था, तो हमने ये बात की भी चर्चा करी थी कि मोदी जी चार जातियों की बात कर रहे हैं, और इस संसद की कार्रवाई में भी उन्होंने दोबारा इस बात का जिक्र किया कि युवा, गरीब, किसान और महिला, उनके हिसाब से देश में ये चार जातियां हैं। लेकिन हमने ये देखा कि दरअसल जो जातियां हैं, उन जातियों की, छोटी छोटी जातियों पे अलग अलग जगह पे विपक्ष ने काम करके चुनाव में एक बहुत बड़ा फर्क विपक्ष लाने ने में तो सफलता हासिल की। विपक्ष ने नहीं आने दी। जी वहां वो फोर्सेस पहले से मौजूद हैं, जी। उनका उपयोग इन्होंने किया। अच्छा। हाँ, उसमें सीटों का बंटवारा और वो सारी चीजें वो सब पार्टियां करती हैं, जी जी लेकिन वो पहले से पक रहा था। जी और पिछले 10 सालों में इसको बहुत तेजी से चलाया गया है।
आप ध्यान दीजिए ना, इसकी तैयारी कब से चल रही है। रोहित वेमुला वाला मामला अब सारा जी। खुलकर सामने आया है। जी। एक छात्र जो आत्महत्या करता है और जी। उसके पास अब वहीं की पुलिस ने साबित कर दिया कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र है। जी। और फिर एक दलित छात्र जिसने आत्महत्या की है, उस दलित छात्र की हत्या की गई है। इस जी। प्रकार का नैरेटिव, इस प्रकार की किताबें, सैकड़ों लेख, जी। वीडियो, डॉक्यूमेंट्रीज कहाँ कहाँ नहीं चले। खड़गे जी ने संसद में बयान दे दिया अभी फिर से कि आरएसएस के लोगों ने गांधी जी की हत्या की। इस तरह के आरएसएस के ऊपर इतने सारे आरोप जो ये लगाते हैं, कभी हमने ऐसा सुना नहीं कि आरएसएस ने उनके ऊपर मानहानि का दावा किया हो या उनको कोर्ट में घसीटा हो। ऐसा क्यों होता है? संघ का ये सोचना है कि हमारा काम बोलेगा। ये पहले दिन से जी। संघ की नीति रही है कि अगर हम इस वाद विवाद में उलझेंगे तो हमारा ध्यान भटकेगा। जी। हम अपने काम में लगे हैं। समय आने पर कुछ लोग हैं वो उसका उत्तर देते हैं, लेकिन इसी वाद विवाद में उलझना दिन प्रतिदिन, क्योंकि आप एक जवाब देंगे, इसका अंत नहीं है ना। जी। तो मैं का अंत नहीं है, ये लगातार चलने वाली बात है। जैसे हम पॉलिटिकल डिबेट को देखते हैं, कभी खत्म होती है क्या? जी। एक की बात के जवाब में दूसरा आता है, दूसरे में फिर एक तीसरी बात आती है, और ये चलती रहती है साल दर साल। तो अगर ये रोजमर्रा की बातों में उलझेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो हम अपने काम में लगे रहे, हमारा काम बोलेगा। ये संघ की स्थापना हुई है तब से यह नीति है। लेकिन हाँ, कुछ बातों में जहां स्पष्टता देने की जरूरत है वहां पर संघ बोलता भी है। प्रशांत जी, ये आपसे आज बात करके बहुत सारी चीज़ों पे स्पष्टता आई होगी हमारे दर्शकों को। और आशा करते हैं कि अपने आसपास ग्रास रूट लेवल लेवल पे हम चौकन्ने होके और जो भी भ्रम फैलाया जा रहा है उस पे काम करें। खाली सरकार और मोदी जी और बीजेपी के भरोसे न रहें। वो जो अपना काम करना चाहते हैं वो कर ही रहे हैं। और जैसा मोदी जी ने कहा है कि इकोसिस्टम को उसी की भाषा में जवाब अब दिया जाएगा, तो उम्मीद है कि जल्द ही वो जवाब के हमको उदाहरण देखने को मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम प्रशांत जी। राम राम।